ध्रुव तू भी कर दियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आयनिक का क्वेश्चन थे ना, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें इसमें बस एक पॉइंट पे ना ब्रेन अप्लाई करना है। ध्यान देंगे, जैसे कंसंट्रेशन दे रखा है H2SO4 का, Na2SO4 का, इन सॉल्यूशन इज 1 मोलर, H2SO4 1 मोलर दे रखा है, और Na2SO4 दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻² मोलर। ये दोनों दे रखे हैं कंसंट्रेशन। Na2 अब लास्ट में इसने बोला KSP दे रखा है PbSO4 का। तीन चीजें हैं तुम्हारे पास, PbSO4, H2SO4, Na2SO4, ये तीन चीजें हैं। और KSP दे रखा है PbSO4 का इतना है, H2SO4 का Ka1 दे रखा है बहुत लार्ज, Ka1 फॉर H2SO4 इज वेरी लार्ज। इसका मतलब और Ka2 जो है इसका 1.2 इंटू 10⁻²। Ka2 क्योंकि तुम्हें पता है H2SO4 बहुत अच्छा एसिड है, H2SO4 बहुत अच्छा एसिड है, तो ये टूटेगा इस तरीके से। H2SO4 देगा H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव। Ka1 का मतलब पहला H प्लस, Ka1 मतलब H प्लस पहला, और H2SO4 1 मोलर था इनिशियली, ये 1 मोलर है, और क्योंकि Ka1 बहुत बड़ा है इसलिए ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी 1 मोलर मिलेगा और ये भी 1 मोलर मिलेगा। नोट करते रहना साथ साथ, दोनों 1 1 मोलर मिल जाएंगे। अब HSO4 नेगेटिव है वो पूरा नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि उसका Ka2 जो है 1.2 इंटू 10⁻² है, हालांकि ठीक ठाक है ये, फिर भी ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो HSO4 नेगेटिव से हमें SO4 2 नेगेटिव चाहिए, ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या देगा? H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे ये चीज आ गई ना। अब उसके बाद HSO4 नेगेटिव जो है ये 1 मोलर था ऊपर, ये कम होगा, 1 मोलर था। H प्लस आयंस 1 मोलर है, दोनों 1 मोलर नहीं, ये 1 मोलर है। और सल्फेट आयन अगर मैं चेक करूं इनिशियली कितने गिवन है, तो वो Na2SO4 से मिल गए डायरेक्ट। सल्फेट आयन अगर इनिशियली चेक करें 1.8 इंटू 10⁻², इतना मोलर है। बस यहीं पे दिक्कत थी, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दूं x और इसमें x बढ़ा दूं, H प्लस आयन में x बढ़ा दूं और इसमें x बढ़ा दूं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि अगर ऐसा किया तो इसका मतलब मैंने डायरेक्ट सोच लिया कि कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जबकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी नहीं। HSO4 नेगेटिव है, ये टूटेगा H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। मैंने तुम्हें बताया ये यहाँ पे 1 मोलर था, ये 1 मोलर आया, ये 1.8 इंटू 10⁻² है, कहां से? सोडियम सल्फेट से। अब अगर इसका मैं क्यूसी निकालू प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंस करके, तो क्यूसी निकालोगे प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंस करके, वो आएगा, वो कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा ना क्यूसी। एंड दिस इज ग्रेटर देन, एंड दिस इज ग्रेटर देन Ka2, 1.2 इंटू 10⁻² से ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है। इसका मतलब जब क्यूसी ग्रेटर देन केसी है, ये Ka2 है ना, इससे बड़ा है, इसका मतलब रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? इसका रिएक्शन आ जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए इसमें से x खत्म होगा, इसमें से x खत्म होगा, और इधर x बढ़ेगा। ये बात समझनी थी बिल्कुल। रिएक्शन बैकवर्ड क्यों गई है, समझ आ गया कि नहीं? रिएक्शन बैकवर्ड क्यों गई है, समझ आ गया सबको कि नहीं? यस सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिएक्शन बैकवर्ड क्यों जा रही है यहाँ से। तो रिएक्शन इसमें बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अब बैकवर्ड गई तो इसलिए मैंने इसमें से इधर x माइनस किया, इधर भी x माइनस किया, और यहाँ पे x बढ़ा दिया। अब x बढ़ा दिया। अब बताओ जो x है वो कम है कि ज्यादा है? जो x की वैल्यू पीछे, रिएक्शन पीछे जा रही है, वो x कम है कि ज्यादा है? सर कम होगा। हाँ, क्यों कम होगा, किसने बोला है? x कम क्यों होगा? देवांश, यस सर। ये x क्यों कम होगा? नहीं क्लियर है? K2 की वैल्यू क्या है? 1.2 इंटू 10⁻²। K2 की वैल्यू क्या है, चेक करो एक बार।
ज्यादा है ना वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब रिएक्शन कहाँ रहेगी, रिएक्शन किस डायरेक्शन में रहेगी, सर बैकवर्ड में। इसका मतलब एक्स क्या होगा, बहुत कम। अगर तुम्हें नहीं भी समझ आ रहा ना एक्स कम है, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक बनाकर के टू का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उससे सल्फेट आयन निकालोगे, उससे सल्फेट आयन निकालोगे, सल्फेट आयन निकलने के बाद से ना, सल्फेट आयन निकलने के बाद क्या करना है, सल्फेट आयन निकलने के बाद केएसपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। केएसपी क्या होगा, Pb2+ इंटू सल्फेट आयन, ये होगा, ये होगा। केएसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 इंटू 10⁻8, ये दे रखा है। Pb2+ निकालना है क्योंकि सॉल्युबिलिटी निकालनी है, और सल्फेट आयन वो तुम निकालोगे Ka2 के फॉर्मूले से, निकल जाएगा Ka2 की नहीं, और Ka2 के फॉर्मूले से x निकल जाएगा, x निकलेगा, उस x को इसमें से माइनस कर देंगे तो सल्फेट आयन आ जाएंगे। समझ आई बात की नहीं है, ये बीच में मार्क कौन कर रहा है, ये नहीं क्लियर है, क्लियर है। और इससे आएगा सल्फेट आयन। ध्यान, तब रिएक्शन बैकवर्ड जाना यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो रिएक्शन बैकवर्ड गई ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। वैभव, यस सर। चलो ये क्लियर हो गया ना यहाँ पे। वैभव, यस सर। ये तूने दो नाम से एंट्री की थी क्या, नो सर, एक ही नाम से करा है। चलो सही, तो यहाँ से तुम निकाल लेना आंसर इसका, सही ना, ये तरीका समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। देखो 11th से बच्चों को समझ नहीं आएगा, जिसने आयनिक बहुत ढंग से किया ना उसको थोड़ा सा क्लिक कर जाएगा, ये सबको समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये ध्रुव, यस सर। ऑप्शन तेरे पास है, ये रब कर एक बार जरा। एक सेकंड सर। सर कर दिया सर। हाँ सही, देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये है सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का, सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का। एन एक्वस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ आयनिक सॉल्ट इन 1.8 kg ऑफ वाटर। 0.1 मोल आयनिक सॉल्ट है, और 1 kg 1.8 kg वाटर है। 0.1 मोल क्या है, सॉल्ट, और 1.8 kg वाटर है, 35 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्ट में 90% डिसोल्यूटेड इन दिस सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना है। तो तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक सॉल्ट इज। तो फॉर्मूला लगेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू आई N2 बाई N1 प्लस आई N2, ये फॉर्मूला है बस। अब पी नॉट की वैल्यू 60 है, पी नॉट वेपर प्रेशर जो पानी का है वो 60 है, सॉल्यूशन का है 59.724, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ गया 0.276, दोनों को माइनस कर देंगे, पी नॉट माइनस पी एस करेंगे 0.276 आ जाएगा। 0.276 अपॉन में पी नॉट है 60, आई की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है क्योंकि सॉल्ट के बारे में नहीं पता। सॉल्ट को मैं अगर ए मानता हूँ, ये टूटा एनबी के अंदर, इस तरह से मान सकते हैं, सॉल्ट अगर ए है ये एनबी में टूटा, ऐसे सोच सकते हैं हम। अब इधर से आ गया I N2 बाई N1 प्लस I N2, I N2 की वैल्यू मोल दे रखा है 0.1 मोल, 0.1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस I N2, N1 1.8 kg वाटर यानी 1800 ग्राम, 1800 ग्राम यानी 1800 डिवाइड बाय 18 यानी 100 मोल्स, 1.8 kg का मतलब 100 मोल्स, प्लस 0.1 इंटू आई, 0.1 इंटू आई यहाँ तो नेग्लिजिबल होगा,
यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, दिख रहा है यहाँ पे टर्म बहुत छोटी है, न्यूमरेटर बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम 100 के कंपैरिजन में। यहाँ से हमारा आई आ जाएगा, आई कितना आ रहा है यहाँ से 27.6 बाई 6, 6 4 336 4.6, आई की वैल्यू 4.6 आ जाएगी, आई की वैल्यू 4.6। अब ये 1 था, ये 0 था स्टार्टिंग में, अल्फा जाएगा एन अल्फा बनेगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इज इक्वल टू 4.6। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 90% आयनाइज हुआ है, 90% आयनाइज हुआ है, तो 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.9 प्लस 0.9 एन इज इक्वल टू 4.6। यहां से एन कितना आ रहा है, यहां से एन कितना आ रहा है, चेक करो एक बार, एन कितना आ रहा है यहाँ से, 5. एन की वैल्यू 5 आ गई। तो नंबर ऑफ आयंस, इसका मतलब इसके अंदर कितने आयंस मिल रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक सॉल्टेज, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट कितने हो गए, एन अल्फा हो गए ना, 90% डिसोनेट हो गया ये क्लियर हुआ कि नहीं। Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें, ये देवांश क्लियर हुआ कि नहीं। Yes, sir. Clear है. आंसर क्या आएगा इसका, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट, सर एन अल्फा से 4.5 आएगा, फिर उसको इंटीजर के लिए 5 मानेंगे. हाँ क्लियर है ना ये। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन हो सकता था, पहला वाला क्वेश्चन फिर भी थोड़ा डाउटफुल था, ये क्वेश्चन हो सकता था, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, फिजिकल का ये क्वेश्चन भी सही आया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ध्रुव इसको रब कर दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास 12, कैलकुलेशन है इसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है क्लास 12। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है ZmXn, ZmXn स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, UmXYp स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, VmXn स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दो की दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी इसकी दे रखी है और इसकी दे रखी है, तो इनसे एक इक्वेशन बन जाएगी, 250 दे रखी है और 440 ये रखा है, तो इनसे एक इक्वेशन बनेगी, UmYp के लिए लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी 250 है, UmYp, M कोफिशिएंट है, P कोफिशिएंट है, U और Y आयंस होंगे, तो U के लिए वैल्यू दे रखी है 25, तो 25M हो जाएगा, 25M। Y के लिए वैल्यू है 100, Y के लिए वैल्यू 100 है, तो प्लस 100P हो जाएगा, 25M प्लस 100P इज इक्वल टू कितना दे रखा है 250। एक इक्वेशन आ गई M और P में। ऐसे ही VmXn है, तो इससे M इंटू 100, X के लिए वैल्यू है 80, X के लिए 80 है, तो प्लस 80 इंटू N, दिस इज इक्वल टू दे रखा है 440। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, लेकिन अब इसमें वेरिएबल 3 है, PMN, इन तीनों को समी चाहिए यहाँ पे, तो एक वेरिएबल आएगा हमारा किससे, यहाँ जो ग्राफ दे रखा है, तुम्हें सबको याद होगी डिबाई-हैकल ऑन-सैगर इक्वेशन। डिबाई-हैकल ऑन-सैगर इक्वेशन क्या है, मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी, ये इक्वेशन है, और ये 99% है ये क्वेश्चन ना, ये जैम के पुराने पेपर में से आया है। देखो जो जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है ना एमएससी में, अगर तुम्हें करनी है आईआईटी से, उसका भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईआईटी लेता है जो, तो उसमें ये मोस्ट प्रोबेबली, मेरे को ध्यान है किसी ने क्वेश्चन डाउट पूछा था ये पहले, तो ये उसमें से आया हुआ है। तो मैंने पहले बोला भी हुआ है कि जो जैम के पेपर होते हैं ना, अगर वो कर लें तो आईआईटी के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, पुराने पेपर्स में भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो एक बार डाउनलोड हो गया ना, तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अगर तुमने पिछले 5 साल के पेपर कर दिए
तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्लिक कर जाएगा, मतलब वो कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम तो नहीं, कंसेप्ट क्लिक कर जाता है। तो ये मोस्ट ऑफली उसी से है क्वेश्चन ये। मोलर कनेक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी। किसके लिए दे रखा है? जेड एम एक्स एन के लिए, जेड एम एक्स एन के लिए। वैल्यू कितनी है? 339। पहली वैल्यू देखो 339 है। एक मिनट, देखो पहली वैल्यू कितनी दे रखी है? 339। फर्स्ट वैल्यू 339 है और 339 के कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन कितना है? 0.01। पहले थ्री मोलर कनेक्टिविटी कितनी है? 339, तो वैल्यू पुट कर दी 339 इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी वैल्यू नहीं पता मैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले की, माइनस ए रूट सी। ए कांस्टेंट है, रूट सी, सी कितना है? 0.01। सी कितना है? 0.01 यानी 10⁻² कह सकते हैं इसको, ताकि 10⁻1 सीधा बाहर आ जाएगा। और दूसरा जो है, सेकंड जो है वो है 336। 336 और वैल्यू देखिए 0.04। 336 इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये नहीं पता है हमें, माइनस ए कांस्टेंट, रूट सी, सी है 0.04 यानी 4 × 10⁻²। रूट से तो आसानी से बाहर निकल जाएगा, 4 × 10⁻² है। तो अब दो इक्वेशन है, दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हाँ हाँ देवांश। सर ग्राफ में रूट सी के लिए दे रखा है कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा रूट सी के कॉरस्पॉन्डिंग है, एक मिनट यस सर। इसमें दिख नहीं रहा ना। रूट सी के कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर तो डायरेक्ट आना चाहिए इसमें। रूट सी की वैल्यू 10⁻² है, इसका मतलब ये ना। यस सर। दोनों को माइनस करो एक बार। हाँ रूट सी की वैल्यू होगी, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 339 माइनस 336, 3 3 आ गया। ये तो दोनों माइनस ही हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और माइनस ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? माइनस करेंगे तो 4 × 10⁻, ये आ जाएगा 4 × 10⁻² यानी 0.04 माइनस 0.01, 0.03 आएगा। ये 0.03 आ जाएगा कि नहीं, अगर ये रूट नहीं दे रखा तो? दिमाग तो नीचे ग्राफ दिख रहा है कोई उधर? इसमें कोई दिख नहीं रहा, मेरे पास पेपर है, मैंने उसमें देखा था, उसमें रूट सी दे रखा था। अच्छा रूट सी दे रखा था, एक मिनट। तो फिर ये रूट, सर ये नहीं ऊपर आएगा भी यहाँ पे लिखा है रूट। सर, सर ऊपर भी लिखा है कि सी हाँ हाँ पावर हाँ 1/2। रूट सी सही है। तो ये मैंने हटा दिया है, सही है ना, ये मैंने हटा दिया है इसके। ये आएगा 10⁻² और ये आएगा 4 × 10⁻²। कोई डाउट तो नहीं है? तो ये 0.03 आएगा। ए आ जाएगा यहाँ से, ए आ गया 100 है ना, ए 100 आ जाएगा यहाँ से। यस सर। ए 100 ऊपर पुट कर दो, पहली इक्वेशन में ए को 100 पुट कर दो, तो मोलर कनेक्टिविटी आ जाएगी कि नहीं इनफिनाइट डाइल्यूशन पे? किसकी? जेड एम एक्स एन की। क्या आ रही है देखना पुट करके, जल्दी से, डायरेक्ट भी हो रहा है शायद। 100 से 1 आ गया, 1 आ गया तो 340, 340 आ गया सीधा। चेक करो एक बार, मोलर कनेक्टिविटी 340 आ गई कि नहीं? जेड यस एम सर। एक्स एन की मोलर कनेक्टिविटी ये आ गई सीधा, ए की वैल्यू पुट करने के बाद 340। अगर ये वैल्यू 340 आ गई है, अगर ये वैल्यू 340 आ गई है, उस चीज का ध्यान देना, रूट सी की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 0.01 और नीचे रूट सी की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 0.04। इस चीज को ध्यान रखना, ये रूट सी की वैल्यू है दोनों। तो यहाँ से 340 आ गए। अब 340 आ गया तो वैल्यू पुट करो, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू है ये रही 50, 50 × m, तीसरी इक्वेशन 50 × m प्लस एक्स एन, एक्स की वैल्यू 80 × n प्लस 80 × n, दिस इज इक्वल टू 340। तो ये तो शायद डायरेक्ट ही हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन 3। तीन इक्वेशन, तीन अननोन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? अब 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं देवांश? यस सर हो जाएगा। डायरेक्ट एक बार देखते हैं, 2 - 3 करो, 2 - 3 करेंगे तो 50m, 50m इज इक्वल टू 100, m आ गया 2 डायरेक्ट, m 2 आ गया। और उसके बाद m को मैं अगर 2 पुट कर दूं, m को 2 पुट कर दूं इधर, m को 2 पुट कर दो तो 200, या इसमें पुट करो इजी रहेगा थोड़ा। 100 हो गया, 340 - 100, 240, 240 n आ गया 3 सीधा, n 3 आ गया, m2 और n3, m को 2 पुट कर दो यहाँ पे, अब तो p आ जाएगा। m को 2 पुट किया, 50 आ गया, 50 माइनस का 200, ये भी 2 आ गया, p भी 2 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई 2 + 3 + 2, 7 आंसर आएगा। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है,
कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर हल्की सी भी तुमने दिक्कत की, जैसे मैंने यहाँ पे रूट सी की वैल्यू पहले नहीं पुट की थी, अगर हल्का सा भी ध्यान नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वहां का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है पेपर में, यहाँ पे इसे पूरा 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए, पूरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, तब पेपर देना है। नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। अलग कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। आंसर 7 आएगा इसका, आंसर 7 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। ये यहाँ पे तुम्हें फिर समझ आ गया। और नेक्स्ट देखेंगे अब, एक बार हटा दे एक बार ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, पी ब्लॉक जिसने पढ़ा हुआ है वो आसानी से कर लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन थे बस कैलकुलेशन वाले, बाकी क्वेश्चन इजी हैं, जल्दी हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे एक्सी प्लस O2F2 क्या देगा ये? आपको पता है O2 बहुत स्टेबल है, XCF2 पी ब्लॉक जिसने किया वो कर लेगा। XCF2 प्लस O2। अब XCF2 का किया इसने हाइड्रोलिसिस, XCF2 का हाइड्रोलिसिस, XCF4 का हाइड्रोलिसिस, XCF6 का हाइड्रोलिसिस, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिसिस होता है XCF4 का। इसमें अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आता है इसमें Xe प्लस 2HF प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2। तो इसे बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ P। तो आंसर आ गया HF के मोल होंगे 2, 2 आंसर आ जाएगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3। ये बहुत बार इसका थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ाया हुआ है, इजी रिएक्शन है। AgNO3 टूटेगा, AgNO3 इसका क्वेश्चन मैं इस फॉर्म में करवाता हूँ। AgNO3 प्रोड्यूसेस ब्लैक स्टेन्स ऑन द स्किन, इस टाइप से कराया है। AgNO3 गर्म होते ही क्या दे देता है? Ag प्लस NO2 प्लस हाफ O2। इस सिल्वर की वजह से ब्लैक स्टेन, सिल्वर की वजह से ब्लैक स्टेन्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर। तो ये गर्म करेंगे इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन को, तो ये मिलेगा। अब इसे बोला प्रोड्यूसेस 2 गैसेस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देखना लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द गैस दैट हैज हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन NO2 में सिर्फ एक होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन O2 के अंदर 2 होते हैं। तो हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये बताना, इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताना है। मैक्सिमम बच्चों ने 2 आंसर मार्क कर दिया था, 2 नहीं आंसर, इसका एंटी बॉन्डिंग। तो इसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिखेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, तो सिग्मा स्टार 2s2। एंटी बॉन्डिंग है ना स्टार वाले, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz 2, पाई 2px2, पाई 2px2, पाई 2py2, लास्ट पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। तो आंसर कितना आ जाएगा? स्टार वाले देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, स्टार वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक ये और एक ये, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं है? आंसर 6 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? रब कर देना एक बार इसको। 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस तरीके से। MOD का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, अभी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। देखो पहले क्या डाला, Na लिक्विड अमोनिया इसके अंदर, इसके अंदर Na लिक्विड अमोनिया डालेंगे। तो ये देखो नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। Na लिक्विड अमोनिया कौन सी नेम रिएक्शन है? बर्ड्स रिडक्शन। बर्च रिडक्शन है ना। तो बर्च रिडक्शन में देखो क्या होगा, बॉन्ड हटा यहाँ से, ये यहाँ पे ट्रांस की फॉर्म बनेगी, ट्रांसफॉर्म इस तरीके से बना लेना, ये ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। सही ना, ट्रांसफॉर्म आ गई यहाँ पे डबल बॉन्ड से। कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन थे। तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन, 4 ही कार्बन लगा के। और ये अब इसमें लगा देंगे, ये आने के बाद, ये आने के बाद डाला है Br2 एक्सेस में, Br2 एक्सेस में डालेंगे तो Br2 एंटी एडिशन करेगा, जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे Br2 ऐड हो जाएगा, इस तरीके से एंटी एडिशन होगा। ये Br आ गया इधर, ये Br आ गया ऊपर, एंटी एडिशन। ट्रांस है तो सेम साइड कर देगा,
और अगर सिस है तो ऑपोजिट कर देगा। यहाँ पे आएगा इस तरीके से Br और दूसरा Br भी सेम साइड हो जाएगा Br। कोई कार्बन रह तो नहीं गया? नहीं, एक कार्बन बच रह गया, गलत हो गया, एक मिनट रुकेंगे, ये हटा देंगे पहले। ये कार्बन आएगा इस तरीके से, एक कार्बन पहले, ये 1 2 3 4, ये ऐसे आएगा। Br सेम साइड आएंगे, दोनों दोनों Br सेम साइड आएंगे। इसको ऊपर एक मिनट रुकेंगे, अभी भी गलत हो रहा है। ये चलेगा इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे। अब ये 2 Br आ जाएंगे, एक Br और 2 Br सिस फॉर्म में, क्योंकि ऑपोजिट थे तो सेम साइड कर देगा, ये उसका कंसेप्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया, और डबल बॉन्ड मेरे को ना इधर भी ना यहाँ लगाना, इधर वाले पे नहीं है, ये हटाएंगे वो, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगना था इधर, यहाँ। अब Br आ गया। अब डाला एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड लेके आता है, सही ना। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, डबल बॉन्ड लेके आता है। तो पहला डबल बॉन्ड ये हटा यहाँ से, HBr बाहर, दूसरा डबल बॉन्ड ये HBr यहाँ से हटा, H यहाँ से, Br यहाँ से, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा एक, और तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ से HBr हट जाएगा यहाँ पे, चौथा H यहाँ से ये, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएंगे। एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ध्यान देंगे अभी स्ट्रक्चर जो बनेगा, अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, ये बना एक डबल बॉन्ड, ये बना दूसरा डबल बॉन्ड, ये बना तीसरा डबल बॉन्ड, और ये बनेगा यहाँ पे चौथा डबल बॉन्ड। 4 डबल बॉन्ड बन गए, 4 डबल बॉन्ड बन गए इसके अंदर। अब इसने बोला, एक चीज इसने बोली थी, sp कार्बन नहीं आना चाहिए, यानी 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आने चाहिए। तो 4 डबल बॉन्ड बन गए, इसके राउंड कोई सिस ट्रांस नहीं, इसके राउंड कोई सिस ट्रांस नहीं, इसके राउंड सिस ट्रांस होगी सिर्फ, इसके राउंड सिस ट्रांस होगी, इसलिए दो आएगा। ऐसे दो मिलेंगे, दिखा ना इसमें कि कितने आइसोमेरिक टेट्राइन्स मिलेंगे, कितने आइसोमेरिक टेट्राइन्स मिलेंगे। तो 2 ही मिलेंगे सिर्फ, क्योंकि इसी के राउंड, इस कार्बन के राउंड ही सिस ट्रांस होगी न्यूट्रलाइज, तो इसलिए ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक बार देख ले ध्रुव। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऑर्गेनिक का है। पहले ओजोनोलिसिस किया है, ओजोनोलिसिस करेंगे, उसके केमोफोर डालेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से क्लीवेज CHO केमोफोर डाला तो COH यानी आ गया ब्यूटेनोइक एसिड। केमोफोर के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ब्यूटेनोइक एसिड आ गया। फिर NaOH के साथ इलेक्ट्रोलिसिस किया, कौन सी नेम रिएक्शन, NaOH के साथ इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, वो करेंगे तो क्या आ जाएगा इससे आंसर, इससे आंसर आ जाएगा हेक्सेन, है ना। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सबने पढ़ी हुई है, 11th क्लास की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन सबने पढ़ी हुई है। अगर इसमें कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, करंट पास करते हैं H2 के साथ, तो आंसर आएगा ये 6 कार्बन वाला, डबल हो जाता है कि नहीं, ये 2 3 4 5 और ये 6, ये आ गया हेक्सेन। और हेक्सेन में Cr2O3 770 केल्विन और 20 एटमॉस्फेयर करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन। याद है कि नहीं, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। बेंजीन मिलेगा यहाँ पे, अब पहले साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, उसके बाद बेंजीन मिलता है। इसमें इसी के अंदर 6 कार्बन है, इसी के अंदर डिहाइड्रोजनेशन होगा, आइसोमराइजेशन होगा और साइक्लाइजेशन होगा, इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। यहाँ पे अगर मैं Cr2O3 डाल दूं, Fe2O3 डाल दूं, MO2O3 डाल दूं, साथ में प्रेशर रखूं 20 एटमॉस्फेयर का और 770 केल्विन, तो उससे होता है हमारा एरोमेटाइजेशन और आंसर आ जाता है बेंजीन। बेंजीन में कोई भी CH2 ग्रुप नहीं है तो आंसर 0 होना चाहिए, तो आंसर 0 होना चाहिए। पहले साइक्लोहेक्सेन मिलता है लेकिन वो बेंजीन जरूर मिलेगा, डिहाइड्रोजनेशन जरूर होगा। क्लियर होगा कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी तक इजी क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक के, टफ नहीं है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने बोला टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, जब इसका हम कंप्लीट ओजोनोलिसिस करेंगे। देखो कंप्लीट ओजोनोलिसिस करोगे ना, कंप्लीट ओजोनोलिसिस करोगे तो यहां से होगा क्लीवेज, CHO बन जाएगा, CHO यहां से क्लीवेज होगा, यहां से क्लीवेज, यहां से क्लीवेज, यहां से क्लीवेज, CHO डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा हर जगह, जहां पे भी क्लीवेज हो रहा है वहां दोनों साइड डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, यहां से क्लीवेज। तो अब तुम्हें दिख रहा है
जो ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं तीनों सिमेट्रिकल है, मैं जो मार्क करूंगा अब 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो तीनों के तीनों क्या है, सिमेट्रिकल। जैसे ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बिल्कुल, दोनों साइड सिमेट्री है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बिल्कुल, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसमें कोई काला सेंटर नहीं है। दो ही मॉलिक्यूल में कार्य सेंटर आएगा, तुम चेक कर लो बेशक, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आंसर 2 आएगा। दो ही मॉलिक्यूल में कार्य सेंटर आएगा तो आंसर 2। 9th क्वेश्चन देखेंगे। दिवांश क्लियर हुआ है कि नहीं ये? सर यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर क्वेश्चन नंबर हाँ। 6 एक बार फिर से बता दो। किसने पूछा है? सर आर्यन। आर्यन 6 क्वेश्चन क्या था? आर्यन बोले एक बार, 6 क्वेश्चन कौन सा वाला है? सर यही वाला जिसमें आप यहाँ पे ट्रांस वाला एल्कीन बनेगी, फिर उसके बाद हम करते हैं Br2 की एडिशन। अच्छा अच्छा, ये वाला। अच्छा आर्यन, इसमें देख, पहले तो यहाँ पे क्या होगा, इस डबल बॉन्ड पे 4 कार्बन है टोटल, ये इस यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ट्रांसफॉर्म में, समझ गए कि नहीं, एनए लिक्विड बनने से। यस सर। Br2 एक्सेस डालेगा तो 2 Br यहाँ लग जाएंगे, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, 2 Br यहाँ लग जाएंगे, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यस सर। फिर एल्कोहलिक जब डालेगा तो क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, एक Br और H यहाँ पे, एक Br और H यहाँ पे, एक Br और H यहाँ पे आएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, 4 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, सिर्फ नहीं। यस सर। तो नहीं समझ आया तो दोबारा पूछिए मेरे से, इसी डबल बॉन्ड के राउंड क्या होगा, इसी डबल बॉन्ड के राउंड से ट्रांस होगा, इसलिए 2 माने, समझ गया कि नहीं? सर दूसरे वाले का राउंड क्यों नहीं होगा? दूसरे किसके, रिंग में तो होता ही नहीं है, और इसमें तो दोनों, जो लास्ट में डबल बॉन्ड आएगा उसमें तो CH2 है लास्ट में, उसमें कैसे हो जाएगा? नहीं समझा? यस सर, आगे समझ। कोई डाउट तो नहीं है अभी? नो सर। चलो फिर अभी ये हो गया ना, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सर क्वेश्चन 9। 9 क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये अब यहाँ से 9 क्वेश्चन आ गया। चलो एक बार तुम पहले तो रिजॉइन कर लो एक बार, 9 क्वेश्चन से दोबारा बता रहा हूँ मैं, हिंट दूंगा यहाँ से, 9 क्वेश्चन से दोबारा बता रहा हूँ, हिंट दूंगा तुम्हें।